एडोर्नो होरखाइमर, डायलेक्टिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट, ज्ञानोदय का द्वंद्वात्मकता या द्वंद्वात्मक, जो भी आप कह लें। तो मैं तो बात करते हैं आज। देखिए, ये दोनों थिंकर या ये जो पूरी थ्योरी है, ये आती है हमारी क्रिटिकल स्कूल के अंतर्गत। तो क्रिटिकल स्कूल या फ्रैंकफर्ट स्कूल या क्रिटिकल थ्योरी, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं। मैं चाहता हूं कि एडोर्नो हॉर्खहाइमर से पहले हम इस बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें कि क्रिटिकल स्कूल किस चीज़ को कहा जाएगा, फ्रैंकफर्ट स्कूल किस चीज़ को कहा जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने जब हेबरमास पढ़ा होगा तब आप लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ा होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो फिर से दोबारा पढ़ लेंगे, और अगर पढ़ा है तो रिवाइज हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बात करते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल की सबसे पहले, और फिर हम लोग समझेंगे कि ये थ्योरीज कैसे बनती हैं। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि ये थ्योरीज कहाँ जाके आगे चल के किस तरीके से विकास लेती हैं। और आने वाले लेक्चर्स में हम एडोर्नो हॉर्खहाइमर की बौद्धिक पृष्ठभूमि और डायलेक्टिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट, जो कि उनकी पुस्तक है, उसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। तो आज हम लोग बातचीत कर लेते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल की, क्रिटिकल स्कूल की, क्रिटिकल थ्योरी की। ये तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल जर्मनी में है, और यहाँ पर स्कूल शब्द से मतलब कोई 10वीं 12वीं वाला स्कूल नहीं है। स्कूल से मतलब एक ऐसी विचारधारा चलाने वाला संस्थान जो किसी विशेष विचारधारा पे काम कर रहा है, हम उसको स्कूल कह देते हैं। जैसे फंक्शनलिस्ट स्कूल हो गया, ब्रिटिश स्कूल हो गया, और कॉन्फ्लिक्ट स्कूल हो गया, ये स्कूल हो गया, एक्स स्कूल हो गया, वाई स्कूल हो गया। तो जब हम स्कूल की बात करते हैं तो उसमें समझते हैं कि हम थ्योरी या एक संस्थान जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए काम कर रहा है, किसी पर्टिकुलर सिद्धांत के लिए या किसी पर्टिकुलर विचारधारा के लिए काम कर रहा है। जैसे लखनऊ स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। तो राधा कमल मुखर्जी और डीपी मुखर्जी के विचारधाराओं को, उनकी बातों को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और वहाँ पर उस तरीके के सिद्धांतों का निर्माण करने की कोशिश करते हैं। तो हम लखनऊ स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी कह देते हैं। ऐसे बॉम्बे स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो स्कूल शब्द से हमारे पास ये अभिप्राय है। जर्मनी में एक जगह है फ्रैंकफर्ट, और वहाँ पर इस स्कूल का जन्म होता है 23 फरवरी 1923 को। इसके मुख्य प्रणेता रहते हैं थियोडोर एडोर्नो, मैक्स हॉर्खहाइमर, एल्विन हर्बर्ट मार्क्यूज। तो ये सारे लोग मिलके ये थ्योरीज का निर्माण करते हैं। अब बात आती है कि ये चीज़ आई कहाँ से, क्रिटिकल थ्योरी बनने की बात या हम क्रिटिकल अप्रोच रखने की बात कहाँ से करते हैं। तो इसके लिए हमें पहले मार्क्स में जाना पड़ेगा। थोड़ा सा हम मार्क्स को टच करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मार्क्स अपने जीवन काल में या उनकी जो बहुत बड़ी राइटिंग्स हुई, उनमें उन्होंने ये विचार रखा कि मनुष्य अपने एलिमेंट्री स्वभाव से या अपने बेसिक स्वभाव से बहुत ज़्यादा फ्री रहता है। उसको चीज़ों में जकड़ के नहीं रखना चाहिए, और अंतिम उसका उद्देश्य उसकी मुक्ति होनी चाहिए। और यही वो अपने, जब कम्युनिज्म आ जाएगा तब वो ये बात रखते हैं कि सब बराबर हो जाएंगे, ये स्टेट नहीं रहेगा, ये पैसा नहीं रहेगा, ये धर्म नहीं रहेगा। इन सारी चीज़ों से जो मनुष्य को जकड़ा हुआ है, इन सारी चीज़ों ने, इन सारी चीज़ों से वो फ्री हो जाएगा, इमेंसिपेशन मिल जाएगा, उसे मुक्त हो जाएगा। तो इस तरीके से वो अपनी चीज़ों का निर्माण करते हैं और आलोचना करते हैं पूंजीवाद की, पूंजीवादी लोगों की, पूंजीवाद वर्ग की, और भी बहुत सारी चीज़ें। बेसिक उनका उद्देश्य यही है कि मनुष्य, जैसा कि प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी, उसमें तो वो बहुत ज़्यादा फ्री था, जो मन चाहता था वो कर लेता था, जैसे मन चाहता था वहाँ चला जाता था, खा लेता था, पी लेता था। ये स्टेट पता नहीं कहाँ से आ गया, ये धर्म पता नहीं कहाँ से आ गया, इसने
इंसानों को और इंसानी जो ग्रुप है इसको जकड़ के रख दिया है, इसको बताया तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे। और ये इंसानी प्रकृति के जो बेस हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको दबाने वाली बात है। और ठीक इसी तरीके से वो जब बताते हैं कि क्रांति आएगी, रिवॉल्यूशन होगा, सर्वहारा प्रोलेट्रिएट बुर्जुआजी पर अपना आधिपत्य जमा लेंगे, सारी चीजें बट जाएंगी, तो वो इसी तरीके के दबाव जो कि उनके एलिमेंट में है, उस व्यक्ति के एलिमेंट में है, उनको जब दबाने की बातचीत करते हैं वो, तब उसके प्रतिकार यानी कि उसके रिएक्शन के फॉर्म में वो चीजें निकल के आती हैं। तो मार्क्स कहते हैं कि ठीक है, ये सारी चीजें चल रही हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब चीजें सब समान हो जाएंगी। और 1917 के करीब में रूसी क्रांति आई भी, कुछ दौर, कुछ देर रहा कम्युनिज्म, साम्यवाद की कंडीशन मिली भी हमें थोड़ी दिनों के लिए, लेकिन ज्यादा दिन तक वो टिक नहीं पाई। तो जब वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाई, इसके बारे में और जानने के लिए आप लोग रूसी क्रांति पढ़िएगा जब आप लोग हिस्ट्री के लेक्चर्स करिएगा। तो जब वो चीजें, कम्युनिज्म या साम्यवाद नहीं चल पाया, तब ये बातें होने लग गई कि क्या जिस सिद्धांत को हम इतनी तवज्जो दे रहे थे, जिस मार्क्सिस्ट थ्योरी को या मार्क्स को गरीबों का पैगंबर बताया जा रहा था, वो चीज़ें जब उस लेवल तक आके झूठी साबित हो गई, तो क्या मार्क्स वाली जो बातें हैं जिसको हम लोग इतना तवज्जो देते हैं, क्या वो चीज़ें झूठी हो जाती हैं? क्या वो चीज़ें अब काम में नहीं रहेंगी? तो फिर से अब थिंकर्स ने इस पर पुनर्विचार करना शुरू किया और माना कि हाँ, मार्क्स सही तो थे, पर मार्क्स की जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ फिट नहीं बैठ रही हैं बहुत सारी जगहों पर। और जैसा कि मार्क्स ने कहा कि भाई पूंजीवाद का राइज होगा तो क्रांति आ जाएगी, वैसा कुछ हुआ नहीं। और राल्फ डेरेनड्रॉफ भी कहते हैं इसी के आलोचना में कि क्रांति आनी होती तो अब तक आ चुकी होती, वो दौर था जब क्रांति आनी थी, तब तो आई नहीं, और अब तो आने का कोई सवाल नहीं है। और जब अब आएगी नहीं तो अब आगे क्या करना है? अब इसी के बंधनों में हमें बंध के रह जाना है। तो इसी के प्रति फ्रैंकफर्ट स्कूल का जन्म होता है, क्रिटिकल स्कूल का जन्म होता है। इसको इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च भी कहा गया। इसमें बहुत सारे सिद्धांतों की हम क्रिटिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्रिटिक शब्द को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आलोचनात्मक या विवेचनात्मक से हमारा क्या मतलब है? यहाँ पे जो प्रॉपर टर्म है क्रिटिक के लिए वो विवेचनात्मक है। आलोचनात्मक साहित्य में यूज किया जाता है और विवेचनात्मक हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं हिंदी में। क्रिटिकल तो दोनों ही जगह है। क्रिटिकल से हमारा मतलब किसी चीज की बुराई करने से नहीं है। हम वो मोहल्ले वाली आंटी बनने का यहाँ पे प्रयास नहीं करेंगे जो हर व्यक्ति में मीन मेख निकालने की कोशिश करती है। जब आप उस बुराई निकालने वाली टेंडेंसी को एक वैज्ञानिक रूप दे देते हैं, तब वो क्रिटिकल थ्योरी का शक्ल ले लेती है, बन जाती है, उस तरीके से दिखने लग जाती है। उदाहरण के लिए, आपने किसी व्यक्ति की किताब पढ़ी भी नहीं और आप कहने लग गए कि यह किताब बेकार है। दूसरी तरफ आपने बहुत सारा अध्ययन किया, बहुत सारी जगहों पे उसको अप्लाई करके देखा और आपने पाया कि हाँ, जब वो इस किताब का निर्माण कर रहा था या जब उसके दिमाग में ये बातें चल रही थी, तब कुछ इस तरीके की चीजें थी जो इस फ्रेम में फिट नहीं बैठ रही हैं। तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर इस चीज का मतलब यह है। और जो पश्चिमी विचारधारा है वो कुछ इसी बात से प्रेरित रहती है कि हम चीजों को या सत्य को जानने के लिए या चीजों को और बेहतर करने के लिए उसकी क्रिटिक करें। भारत में ऐसा नोशन नहीं चलता है। भारत में हम ऑफेंड हो जाते हैं कई बार, लेकिन क्रिटिक, जब हम वेस्टर्न फिलॉसफी में आते हैं तो वहां पर क्रिटिक वाली जो चीज है वो बहुत चलती है कि आपने ये वाली चीज बताई और अब हम इस चीज को 10 और तरीकों से करके देखेंगे और इसमें जो फंडामेंटल कमियां रह गई हैं या जो हम इसमें और बढ़ा सकते थे वो बढ़ाएंगे। और मार्क्स भी यही कहते हैं कि एक तरफ थीसिस आएगी, उसकी एंटीथीसिस आएगी, दोनों आपस में द्वंद्व करेंगी और फिर जो निकल के आएगा वो सिंथेसिस होगी, वाद प्रतिवाद और संवाद चीजें निकलेंगी और फिर हम सत्य की खोज करेंगे, सत्य का निर्माण करेंगे, चीजें
जो चक्र है वो आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस तरीके से चीज़ें आएंगी। हेलो। सॉरी टू इंटरप्ट यू, जी 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 जी। बट सर कम्युनिज्म क्यों नहीं चल पाया सर, या वो कुछ दिनों तक ही क्यों रहा? हम्म। इसकी इसकी वैसे तो डिटेल्ड आपको जब आप रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ेंगी तभी मिलेगा। और कम्युनिज्म क्यों नहीं चल पाया, इसकी बहुत डिटेल जानकारी तो मैं आपको नहीं दे सकता हूं। बस मैं इतना बता सकता हूं कि मनुष्य के एलिमेंट में ही नहीं है कि वो कम्युनिज्म को उस तरीके से फॉलो कर पाए। उदाहरण के लिए, ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म क्यों बदल गया बाकी सारी चीज़ों में, आगे आने वाली स्टेजेस में। क्यों स्लेवरी आई, क्यों फ्यूडलिज्म आया, क्यों कैपिटलिज्म आया, क्यों अब सोशलिज्म आएगा, क्यों अब आगे वो सारी चीज़ें आएंगी। तो कम्युनिज्म का थ्योरिटिकल मॉडल तो ये है कि भाई सब लोग बराबर हो जाएंगे, वर्ग नहीं रहेंगे, धर्म नहीं रहेगा, राज्य नहीं रहेगा। लेकिन मनुष्य के बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य को लालची प्रवृत्ति का बनाती हैं, जो मनुष्य को कॉम्पिटेंस लेवल पर जाने की एक एक प्रोत्साहन देती हैं, जो मनुष्य के अंदर, जिससे हम लोग कहते हैं कि मनुष्य एक राजनीतिक सामाजिक प्राणी है, वैसे मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी भी है। या तो वो किसी पर डोमिनेट करना चाहता है, या तो वो किसी के द्वारा डोमिनेट होना चाहता है। उसको किसी ना किसी तरीके से एक आंसर चाहिए कि ये वाली चीज हो रही है तो ये क्यों हो रही है मुझे बता दो, या मैं क्या करूं मुझे नहीं पता है तुम बता दो, या मैं तुम्हें बताना चाहता हूं या मैं तुम पे डोमिनेट करूंगा। और उस तरीके से वहां पर स्टेट इमर्ज हो जाएगा, क्लास इमर्ज हो जाएगी, एक दो वर्ग इमर्ज हो जाएंगे। तो कम्युनिज्म का जो बेसिक प्रपोर्शन है वो यहीं पर आकर फेल हो जाता है, जब इसमें एक एक आप बेसिक बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म की बात करें। और भी इसके बारे में और भी पॉइंट्स होंगे, मैं इसके बारे में और आपको पढ़ के बताऊंगा। रशियन रिवॉल्यूशन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। चूंकि हिस्ट्री मेरा विषय नहीं है तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको और सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा इस मामले में। तो ओके सर, थैंक यू। तो यहाँ तक की तो बात हो गई कि हाँ हम क्रिटिकल स्कूल बनाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और बहुत सारी और चीज़ें जिसमें मार्क्स ने जो चीज़ें बताई। तो मार्क्स वाली चीज़ों को ही हमने आगे ले गए, और ये पूरा एक जो अम्ब्रेला बना, इनको हम लोगों ने नियो मार्क्सियन थ्योरीज के नाम से कहा। कि नव मार्क्सवाद, जो इसमें मार्क्स तो लग रहे हैं, मार्क्स की बताई हुई बातें तो लग रही हैं, पर मार्क्स पूरे एज इट इज़ वैसे नहीं लगेंगे। हम उसको डिफरेंट फ्रेम्स में भी जाके देखेंगे, हम ऐसे भी करके देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम और इमेंसिपेशन कर सकते हैं, मुक्ति कर सकते हैं, जिसके बारे में हेबमा भी बात करते हैं अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट में, कि मनुष्य को मुक्त होना चाहिए। और थियोडोर एडोर्नो और मैक्स हॉर्खहाइमर भी इस बारे में बातचीत करते हैं कि मनुष्य को मुक्त होना चाहिए। यहाँ पर मुक्त होने से मतलब क्या है, इस चीज़ को जैसे कि हमने बताया कि भाई उसके एलिमेंट्री फॉर्म में ये वाली चीज़ है कि उसको स्वच्छंदता पसंद है। लेकिन फिर इसकी क्रिटिक आ जाती है, सर्किल में घूम के फिर से आ जाती है कि स्वच्छंद होने के बाद की बात क्या, मुक्त होने की बात की बातें क्या हैं, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है। हम मनुष्य को इन इन बेड़ियों से, इन सारी चीज़ों से मुक्त तो कर देंगे, लेकिन उसके बाद की बातें क्या हैं। मनुष्य मुक्त होके करेगा क्या? क्या मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा? क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिसका जो मन आए वो करे? या हम फ्री स्पीच की बातचीत कर रहे हैं, एक आइडल कम्युनिकेशन की बातचीत कर रहे हैं? तो क्या हम इस तरीके की बातचीत करना चाह रहे हैं? इसके बारे में और भी क्रिटिक है कि कहाँ कहाँ इसकी लिमिटेशंस हैं, कहाँ कहाँ हम इसको रोकेंगे, कहाँ कहाँ पर हम जाएंगे। बेसिकली दो जगहों पर जब क्रिटिकल स्कूल आता है तो बेसिक दो चीज़ों की क्रिटिक करने के बारे में बातचीत करते हैं। एक आती है क्रिटिक ऑफ मार्क्सियन थ्योरी। मार्क्सियन थ्योरी से मतलब हम उसको क्रिटिक करेंगे और बताएंगे कि भाई ये वाली चीज़ है, इसको और भी जगह पर देखो, सिर्फ यही नहीं है। और एक आता है क्रिटिक ऑफ पॉजिटिविज्म, जो कि पूरे समाजशास्त्र पे एक काफ़ी अच्छे समय तक हावी रहा। क्रिटिक ऑफ फंक्शनलिज्म भी इसमें आ जाता है कि हम जो प्रकारवाद है
उसकी हम क्यों आलोचना करें, क्यों प्रकार्यवाद बहुत समय तक नहीं चल पाया। क्रिटिक ऑफ मार्क्सियन थ्योरी की अगर हम बातचीत करें तो उसमें इकोनॉमिकल डिटर्मिनिज्म है जो उसकी क्रिटिक करी जाती है। हम बताते हैं कि इकोनॉमिकल डिटर्मिनिज्म यानी कि जब हम इकोनॉमी से ही हर चीज़ का निर्धारण करते हैं, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है और बहुत सारे अलग अलग फ्रेम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो इकोनॉमी से डिटरमिन नहीं होती हैं। या जब हम मैक्स वेबर की बातचीत करें तो वो बोलते हैं नूवो रिचेस भी होते हैं। नूवो रिचेस मतलब नवधनाढ्य। मार्क्स का कहना है कि जिसके पास पैसा आएगा उसके पास कल्चर भी आ जाएगा। मैक्स वेबर कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग नए नए अमीर होते हैं और जब वो नए नए अमीर होते हैं तब वो अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ पाते हैं और पैसा आने या ना आने से उनकी स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। तो कुछ इस तरीके से क्रिटिक करते हैं मार्क्सियन थ्योरी की। और वो इस बारे में भी बातचीत करते हैं कि कम्युनिज्म क्यों नहीं आ सकता। दीपक जी अब आए। दीपक जी लेट हो गया आप आज, कोई बात नहीं। तो क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, न्यू ओरिजिन्स की बातचीत कर रहे थे कि मार्क्सियन थ्योरीज की हम क्रिटिक किस तरीके से करते हैं। दूसरी चीज आती है जो बड़ी चीज आती है इसमें, पॉजिटिविज्म की क्रिटिक करना, उसकी आलोचना करना, उसके बारे में हम लिमिटेशंस बता रहे हैं। ये दो ही चीजें अब आगे जाके बाकी चीजों का आधार बनती हैं और बताती हैं। और अब आगे जाके हम आने वाले लेक्चर्स में ये बातें करेंगे कि किस तरीके से एनलाइटनमेंट या ज्ञानोदय की जो बात चली, अडोर्नो और हर्खाइमर ने उस पूरे हिस्टोरिकल एरा को, उस पूरे हिस्टोरिकल इवेंट को उठाया और उसमें बताया कि जो हम करना चाह रहे थे, जो हम चाह रहे थे कि ये वाली चीज़ें हो जाएं, ऐसा चिपकाया गया लेबल पर कि हम ये वाली चीज़ करेंगे, वो वाली चीज़ करेंगे, मनुष्य मुक्त हो जाएगा, मनुष्य अपनी फ्री थिंकिंग कर सकेगा, वो चीज़ें हुई नहीं। और जितना ज़्यादा हमने क्रिटिक करने की कोशिश करी पूंजीवाद को, उससे ज़्यादा वो और हावी होता चला गया। और मज़े की बात तो ये है कि फ्रैंकफर्ट में जब नाजी और यहूदियों के बीच में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस होने लग गए, तो यहूदियों को उन्होंने एलिमिनेट करना शुरू कर दिया और फ्रैंकफर्ट स्कूल के बनने में ज़्यादातर लोग यहूदी थे, एक दो लोगों को छोड़कर। तो अब आलोचना कर रहे हैं और जो मौजूदा सरकार है यानी कि नाजी है, उनकी भी आलोचना होगी, तो वो ये कैसे सह सकते हैं। तो उनको भगाया जाने लग गया और तब जाके उन्होंने शरण ली अमेरिका में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अमेरिकी समाज पूर्ण रूप से पूंजीवादी समाज है। तो जिस चीज की आलोचना कर रहे थे, शरण वहीं जाकर लेनी पड़ गई सभी को। और एक डीपर लेवल इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर लोग जो कैपिटलिज्म का विरोध करते हैं, जो पूंजीवादी समाज का विरोध करते हैं, जो मार्क्सियन लाइन पे फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ज्यादातर अमेरिका से हैं। यानी कि वहीं पर रह रहे हैं, वहीं वाली चीजें कंज्यूम कर रहे हैं और उन्हीं की हम क्रिटिक करने की कोशिश कर रहे हैं। और जबकि वो उनसे दूर भागना चाहते हैं, वो ऐसे समाज को पसंद नहीं करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आ जाता है आपका चार्ल्स राइट मिल्स का, जब वो बताते हैं कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, और वो भी इसी तरीके के क्रिटिकल स्कूल जैसा ही कुछ है। क्रिटिकल थ्योरी से तो निकला हुआ नहीं है, लेकिन वो पुराने सिद्धांतों की तो आलोचना करता ही करता है। उनका कहना है कि समाजशास्त्री सिद्धांत सिर्फ ग्रैंड थ्योरीज ना बन के रह जाएं, और जो कि इसी क्रिटिकल थ्योरी में जो तीसरा क्रिटिक निकल के आती है, क्रिटिक ऑफ सोशियोलॉजी, उसकी हम बातचीत करते हैं कि समाजशास्त्री सिद्धांत सिर्फ ग्रैंड थ्योरीज या मेटा नैरेटिव्स या बड़े बड़े ग्रंथों में हमने बस दबा के रख दिया, ऐसा ना रह जाए। समाजशास्त्रियों का पहला काम यह होना चाहिए कि वो मनुष्य की प्रॉब्लम्स को समझे और उनको दूर करने के लिए समाजशास्त्रीय उत्तर दे, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन डेवलप करे, समाजशास्त्रीय कल्पना
डेवलप करे उस व्यक्ति के अंदर जो इन सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा है और उसको लगता है कि वो प्रॉब्लम उसके द्वारा बनाई गई है। तो कुछ इस तरीके से सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में चार्ल्स राइट मिल्स बात करते हैं, जो कि क्रिटिक कर रहे हैं जो ढर्रे पर सोशियोलॉजी चली हुई आ रही है। पॉजिटिविज्म की क्रिटिक करते हैं यहाँ पर कई सारे लोग। पॉजिटिविज्म जो कि इस बात पर, जो कि अगस्त कोंत ने ये फिलॉसफी दी कि हम पॉजिटिविज्म के माध्यम से सत्य को जानने की कोशिश करेंगे। सत्य कैसे जाना जाए, सत्य कैसे जाना जाए, तो उनका पॉजिटिविज्म लगा लो। हर चीज को अनुभव करो, डेटा कलेक्ट करो, कुछ आंकड़े बनाओ, कुछ इधर उधर की मैथमेटिक्स लगाओ और उसके बारे में एक रिजल्ट ले आओ और हम जान लेंगे, और फिर से उसको जाके चेक करने लग जाओ। तो पूरी तरीके से एक सैद्धांतिक ढांचा उन्होंने बना के दे दिया, प्रत्यक्षवाद। और मजे की बात थी इसमें, इंद्रियों के बारे में, इंद्रियों से जो हम चीजें निकालेंगे उन्हीं की हम बातचीत करेंगे, यानी कि जो उससे परे है हम उसकी बातचीत नहीं करेंगे। क्रिटिकल स्कूल वाले यहां पर दखल देते हैं और कहते हैं कि जो चीज नहीं दिख रही है आपको, वो चीजें अगर हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो उन चीजों के एनालिसिस कैसे करेंगे, और जबकि वो चीजें प्रभाव कर रही हैं आपको। उदाहरण के लिए ये बहुत कॉमन सा नोशन है कि मुझे ये जॉब करनी है, ये जॉब करनी है, या ये मेरा पेशा चुनना है मुझे, या ये साथी चुनना है। ये हम बताते हैं कि हमारा व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन जब क्रिटिकल स्कूल आ जाएगा तब उसमें ये बताया जाएगा कि हाँ, ये चीजें आपका व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, ये समाज ने आप पर आधिपत्य कर रखा है, डोमिनेशन कर रखा है। और यहीं से हम अब अपनी नेक्स्ट इसी क्रिटिकल थ्योरी की जो मेन आर्ग्यूमेंट है उसकी तरफ भी चल रहे हैं कि जो डोमिनेशन कर रखा है सोसाइटी ने व्यक्ति के ऊपर, ये समाज बता रहा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक्चुअल में हम उस व्यक्ति के बारे में नहीं जान रहे हैं, हम उस पर हुए समाज के आधिपत्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कि पॉजिटिविज्म में नहीं निकल के आएगा। जैसे कि फिनोमेनोलॉजी में भी कहा जाता है कि मनुष्य के मस्तिष्क में या उसके दिमाग में कौन सा फिनोमेना चल रहा है, क्या वो इंटरसब्जेक्टिविटी लेता है अपनी बाहरी दुनिया से, ये तो हम उसके अंदर जाके ही पता कर सकते हैं, जो कि पॉजिटिविज्म के माध्यम से बहुत कारगर साबित नहीं होता है। और नेचुरल साइंसेज में और सोशल साइंसेज में फर्क है। आप सारे के सारे नेचुरल साइंसेज के जो कंडीशंस हैं, जो फॉलोअप्स हैं, जो फॉर्मुलेज हैं, जो तौर तरीके हैं, आप उनको सोशल साइंस में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप कहना चाहते हैं कि ये जो ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा मूल्य उन्मुख नहीं, मतलब न्यूट्रल टाइप का है, ये आप होते हैं जो उसको वैल्यू दे रहे हैं। और क्रिटिकल स्कूल वाले इस बारे में आलोचना भी करते हैं इस चीज़ की कि हम ऑब्जेक्टिविटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ये तो व्यक्ति है, कोई व्यक्ति कोई कुछ कहेगा, कोई व्यक्ति कोई कुछ कहेगा, और इसी तरीके से हम एक सत्य का निर्माण करेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे एक हाथी जानने के लिए 6 अंधे जाते हैं और बोलते हैं कि भाई ये पूंछ है, ये दीवार जैसा है, कुछ सांप जैसा है, कुछ मतलब फ्लैट जैसा कुछ है, और इस तरीके से हम सत्य को जानने की कोशिश करते हैं। डोमिनेशन की बात यहां पर आई थी, तो डोमिनेशन की बात से ये निकल के आता है कि एडोर्नो और हर्खहाइमर अब यहाँ पर उनके नोशन पर आ रहे हैं कि एडोर्नो और हर्खहाइमर इस बारे में बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि ये डोमिनेशन आया कहाँ से। 2 टाइप से डोमिनेट किया जा सकता है, या तो आप खुशी खुशी कर लें, कन्विंस मैं आपको कर लूं कि आप डोमिनेट हो जाएं, या मैं आपको फोर्सफुली करूं, कोअर्सिव नेचर का करूं, प्रतिबंधात्मक रूप से, बाध्यकारी रूप से मैं आप पर वो सारी डोमिनेशन करूं। और ये डोमिनेशन व्यक्ति क्यों चाह रहा है या क्यों होने चाहिए, या इसको हटा के हम क्या ला सकते हैं, इसके बारे में वो डायलेक्टिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट में और डिटेल में बातचीत करते हैं। उनका भी यही मानना है कि ये डोमिनेशन वाली जो चीज है ये नहीं होनी चाहिए। और अब वो आगे बातचीत करते हैं कि बहुत सारी थ्योरीज कुछ इस तरीके की हैं कि हमने मान लिया है कि वो चीजें नेचुरल हैं, पर वास्तव में वो है सोशल कंस्ट्रक्शन। वो चीजें हमने मान ली हैं कि वो प्राकृतिक हैं,
पर वो प्राकृतिक नहीं है, बल्कि वो है एक समाजशास्त्रीय निर्माण। उदाहरण के लिए अ, ये कहा जाता है कि आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छे से कॉम्पीट करेंगे, तो सब लोग तो आपका भला होगा। हमें ये सिखाया जाता है कि अपनी चीज़ें किसी के साथ मत बांटो। अपने नोट्स बनाए हैं या आपने कोई चीज़ लिखी है तो उसे अपने तक रखो, उसको सब में मत बांटो। ये चीज़ें सही नहीं है। और फिर तुम टॉप कैसे करोगे, तुम नंबर ज़्यादा कैसे प्राप्त करोगे। और इस बारे में एक कंपटीशन बता दिया जाता है, और इस कंपटीशन की जो जस्टिफिकेशन दी जाती है वो ये है कि ये तो नेचुरल है, हमें तो इसे करना ही करना है, नहीं करेंगे तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी, चीज़ें कम हैं। हम अपनी चीज़ बता देंगे तो फिर उसको भी पता चल जाएगा। जबकि इसका एक अल्टरनेटिव ये भी हो सकता था कि सारे बच्चे एक एक चैप्टर तैयार कर लें और सब आकर डिस्कस करें, तो सभी का लाभ हो जाएगा और सभी को चीज़ें मिल जाएंगी। इसी बारे में एडोर्नो होर्खहाइमर एक कहानी का जिक्र करते हैं कि अ, एक एक टीचर जाता है किसी ट्राइब में, और वहाँ पर लोगों को कहता है कि आप एक रेस नुमा सेटअप लगाते हैं, और कहते हैं कि अब हम रेस लगाएंगे उस जगह के लिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, और वहां तक जो सबसे पहले चला जाता है उसको मैं ये इनाम दूंगा, ये खाने की चीजें दूंगा। और इस तरीके से वो कंपटीशन पैदा करने के पर्पस से वहां पर जाते हैं, उनका देखना ये है। पर सारे के सारे लोग वो मना कर देते हैं उस कंपटीशन को लड़ने से, और उसके प्रति ये तर्क देते हैं कि यदि हम में से कोई एक जीत गया तो बाकियों को नुकसान हो जाएगा, जो कि वो नहीं चाहते हैं, चूंकि उनमें सामुदायिक भावना है। और उनमें सामुदायिक भावना है, और उस सामुदायिक भावना के चलते वो ये नहीं चाहते कि किसी एक को मिल जाए, तो इस वजह से कोई कॉम्पीट नहीं करेगा, और देना हो तो सबको दो, वरना मत दो, हम सब भूखे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ट्राइब में ये भी चलता है, एक जगह पर यह भी चलता है कि हम सबके लिए काम करेंगे। घर में कोई चीज़ आई तो वो सब में बटेगी, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी मिठाई आई तो वो सब में बटेगी। हम वहाँ पर कंपटीशन नहीं चाहते। तो ये फिर ये क्वेश्चन निकल के आता है कि ये नेचुरल है या फिर हमने इसे बनाया हुआ है, हम इसे इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि हाँ भाई अब कंपटीशन करना है, चीज़ें कम हैं, ऐसा है वैसा है। फिर इसी की आलोचना करते हैं क्रिटिकल थ्योरिस्ट कि सरकार जब जॉब कम निकालेगी तो लोगों में संघर्ष बढ़ जाएगा, तो इससे सरकार का फायदा हो जाएगा। और ये तो बहुत गलत बात है। आप जॉब निकाल दीजिए सारी, जितनी निकालनी है। यानी कि ये खाने के लिए मारामारी क्यों हो रही है, हम खाना खरीद के क्यों खा रहे हैं, या ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई व्यक्ति भूखा मर रहा है। क्रिटिकल थ्योरीज इस बारे में बातचीत करते हैं कि व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो राज्य ने उससे छीन ली हैं, जब राज्य ने उसे उनके लिए दुर्लभ बना दिया है। बहुत सारे लोग जो उस काबिल नहीं होंगे कि उस पैमाने पर खरे उतरें, जो भी पैमाना आपने बनाया है, और जब उस पैमाने पर वो खरे नहीं उतरेंगे तब उनको दरकिनार कर दिया जाएगा। जबकि प्रकृति सभी को खाने के लिए दे रही है, और जब सबको खाने के लिए दे रही है तब ये प्रिमिटिव सोसाइटीज की बातचीत कर रहे हैं कि व्यक्ति का जो भी मन आता था, जितना मन आता था, वो पेड़ से तोड़ के खा लेता था, या जमीन में पड़ा है खा लिया, ये शिकार करके खा लिया। वहां पर राज्य तो नहीं था। अब राज्य आया, स्टेट आया, उसने कहा कि ठीक है ये सारी चीजें हम रख लेते हैं, तुम्हें चाहिए तो हमसे मांगो, और इसके लिए ये शर्त रखी है, सबको तो नहीं दे देंगे। भंडारण में कितना सारा अनाज सड़ जाता है, लेकिन वो भूखों को नहीं मिलता है, क्योंकि शर्तें हैं उसकी, वो रिजर्व में रखना है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी और चीजें हैं। तो उनका ये कहना है कि ये मनुष्य की एलिमेंट में ही है कि उसको मुक्त रहना चाहिए, उसको भूखे नहीं मरने देना है, उसको भूखे नहीं मरने देना है, और उसको छोड़ दें वो सारी चीजें करने के लिए जो वो करना चाहता है अपने बेसिक इंस्टिंक्ट में, बेसिक ड्राइव्स में। और यहीं से क्रिटिकल थ्योरिस्ट का काम शुरू हो जाता है कि वो हर चीज के बारे में बातचीत करें और क्वेश्चन करने की कोशिश करें
बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ये लोग करते हैं कि लेंथ क्या है। हम जिस ज्ञान की चेष्टा कर रहे हैं, जो एजुकेशन सिस्टम हमें मिला है, जो सोशल सिस्टम हमें मिला है, कैरियर ओरिएंटेड हमें जो सिस्टम मिला है, वो हमें सिर्फ कागज पर या पोस्टर पर तो कहता है कि क्वेश्चन करो, लेकिन वास्तव में हम उन चीजों के बारे में क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। जो हमें बता दिया जाता है वही हम सुन लेते हैं, वही हम समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए लेंथ क्या है, लंबाई क्या है। तो लेंथ किसी चीज को आप कहेंगे कि भाई किसी चीज को नापने का तरीका, लेकिन वो तरीका आप बता रहे हैं, लेंथ वास्तव में क्या है, किस चीज को हम लेंथ का है। और इस तरीके के एलिमेंट्री क्वेश्चंस जब हम पूछना शुरू करते हैं अपने नॉलेज के फ्रेमवर्क में, तब हम समझते हैं कि हम क्रिटिकल थ्योरी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्रिटिकल स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका काम है मनुष्य का इमेंसिपेशन, या उन सारे बंधनों से, उन सारे दायरों से जिनमें वो जकड़ के बैठ चुका है, उनसे उनका उद्धार हो जाए और वो आगे बढ़ने की कोशिश करे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बेसिक पृष्ठभूमि क्रिटिकल थ्योरी की फ्रैंकफर्ट स्कूल की बना दी गई है। अगला लेक्चर मैं कर लूँगा। और यहाँ तक अब किसी को कोई प्रश्न है? धन्यवाद आप सभी का।